Hello students, I am Amit Kumar. So this is our second video of class 11th maths topic sets. Earlier we have discussed about meaning of sets, and there were two types of sets representation: tabular form, roster form. So next topic of sets is types of sets. There are 7 types of sets given our syllabus. First of all, finite set. तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे ये जितने भी टाइप्स हैं इन टाइप्स के बारे में, और इनके साथ साथ इनके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। जैसे नाम से ही थोड़ा क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि फाइनाइट सेट का मतलब होगा एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे। इट मीन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हों। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 अप टू सो नहीं, ये तो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये तो हमारा एक और पैटर्न हो सकता है इसका, x such that x is equals to 2n and n less than 4, और ये लिख सकते हैं n belongs to natural number। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि n है वो 4 से लेस है। तो 4 से लेस मतलब कौन कौन ले सकते हैं, 1 2 और 3। तो 1 2 3 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 4 और 6। तो तीन एलिमेंट मिलेंगे हमें, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होगा जिसे हम वो सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हों, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट सेट। तो नाम से क्लियर है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये कन्फर्म है कि हमें वेल डिफाइन होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 या नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 4, नेचुरल नंबर या इंटीजर्स बोल दें, सेट ऑफ इंटीजर्स, क्या बोल दें, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएगा आपके पास, 0 1 2 अप टू सोन, और ये हो जाएगा -1 -2 अप टू सोन। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन। कि इनफाइनाइट सेट क्या होंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। वेल डिफाइन तो होंगे बट उनको काउंट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन इज सिंगलटन सेट। ये भी नाम से क्लियर हो रहा है। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो। ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट हो। तो एक तो ये टाइप हो गई। एक ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगलटन सेट को हम कैसे, कि x सच दैट x 2 और 4 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, कि नेचुरल नंबर है 2 से ग्रेटर और 3 से लेस। तो क्लियर हो रहा है आपको नेचुरल नंबर, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, ओनली 3। यानी 2 और 4 के बीच में जो नेचुरल नंबर होगा वो कौन होगा, हमारे पास 3 होगा। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंगलटन सेट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिंगलटन सेट। अब आपके पास नेक्स्ट आता है एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट भी कह देते हैं, नल सेट भी। इसकी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको बोलते हैं फाई। इसका नाम क्या होता है, फाई बोलते हैं। ये ग्रीक लेटर से लिया हुआ है कि फाई। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाई। फाई का मतलब, फाई सेट मतलब जब एम्प्टी सेट दिखाना हो आपने, नल सेट दिखाना हो, वॉइड सेट रिप्रेजेंट करना हो, तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी फाई। या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस तरह से। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब सेम होता है। काफ़ी बार बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को भी फाई मान लेते हैं, ये हमारा एम्प्टी सेट है। नहीं, देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि एक ब्लैंक एनवलप में दूसरा ब्लैंक एनवलप डाल दो। इट मीन्स आपने एक एनवलप लिया, वो खाली है, उसको आपने एक एनवलप में डाल दिया, दूसरे एनवलप में। तो जो दूसरे वाला है वो खाली नहीं है, वो तो उसके अंदर एक कंटेंट, एक एलिमेंट, एक एनवलप आ चुका है, अंदर वाला खाली है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ये आपके पास एक एनवलप है, इस एनवलप को आपने दूसरे ब्लैंक में डाल दिया। ये भी ब्लैंक था, ये भी ब्लैंक था, आपने इस ब्लैंक एनवलप को इस ब्लैंक में डाल दिया। तो ये तो ब्लैंक है बट ये अब ब्लैंक नहीं रहा, ये क्या बन गया, सिंगलटन सेट हो गया। तो ये एम्प्टी सेट की रिप्रेजेंटेशन में, एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल में काउंट नहीं होता। तो बच्चों आपको एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट दोनों में डिफरेंस जो सबसे बड़ा होता है, जहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, वो इसी चीज़ को लेकर होता है। तो ये आप अच्छे से क्लियर कर लेना, एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट में क्या फ़र्क होता है, राइट। नेक्स्ट वन इज इक्वल सेट। हमारे पास इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ सेट्स आर विल बी इक्वल 3 to 1। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं
1 2 3 इज इक्वल्स टू 1 1 2 2 3। अब मैं आपको दो स्टेटमेंट बता देता हूँ सेट्स के रिगार्डिंग, कि सेट्स के अंदर पोजीशन मैटर नहीं करती है। आप नोट कर लो इस बात को कि सेट्स के अंदर पोजीशन मैटर नहीं करती है, कि पोजीशन आगे पीछे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट मीन्स ये बोथ दी सेट्स ए, दिस इज नेम ए एंड दिस इज बी, तो बोथ दी सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। इज दैट क्लियर? ये बात आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं इक्वल सेट्स के ऊपर। जैसे आपने ये लिया, ठीक है। हाँ देखिए, मैं इसके साथ एक बात, जैसे हम इसको क्लियर कर लेते हैं 3 2 1, ये हमारे पास इक्वल हो जाता है। काफ़ी बार बच्चे इसको भी इक्वल मान लेते हैं, या फिर इस तरह से 1 2 3 और ये हो जाएगा 3 2 1। तो देखिए ये तो सेट की रिप्रेजेंटेशन थी हमारे पास, बट ये सेट्स की रिप्रेजेंटेशन ये सेकंड चैप्टर में आएगा ऑर्डर्ड पेयर। ये चीज़ें सेम नहीं होती हैं, तो ये हमारे पास अभी सिलेबस में नहीं है, मतलब सेट्स के अंदर नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक में आएंगी चीज़ें। तो सेट्स के अंदर क्या होता है, पहली बात क्या थी कि पोजीशन मैटर नहीं करती है। पोजीशन चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, वो एलिमेंट होने चाहिए सेट्स में। दूसरी बात 1 2 3 और 1 1 2 2 3, इट मीन्स इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हमने याद रखनी है कि रिपीटेशन डजेंट मैटर इन सेट्स। इक्वल सेट्स जब आता है तो दो बातें अच्छे से क्लियर कर लो। फर्स्ट वन इज़ कि रिपीटेशन मैटर नहीं करती है, सेकंड वन इज़ पोजीशन मैटर नहीं करती है सेट्स में। तो काफ़ी बार बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 2 3 और 3 2 1 तो अलग अलग सेट्स हैं। नहीं, बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल। 1 2 3 1 1 2 2 3 ये भी हमारे पास क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। तो पोजीशन और रिपीटेशन मैटर नहीं करती। नेक्स्ट वन इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं n ऑफ a से। किससे करते हैं? n ऑफ a। तो n ऑफ a का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। एक सेट a लेता हूँ मैं 1 2 3, एक सेट b लेता हूँ मैं a b c। ठीक है, देखिए ये दोनों कार्डिनल नंबर और इक्विवेलेंस दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं आपस में, कि इसका मतलब n ऑफ a कितना हो जाएगा 3, इसका कार्डिनल नंबर कितना है 3, इसका कार्डिनल नंबर कितना है n ऑफ b, ये भी 3 हो जाएगा। तो n ऑफ a और n ऑफ b बोथ आर इक्वल, तो इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर, यानी कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, दिस इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। अब आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उनका कार्डिनल्स, दो सेट्स का कार्डिनल सेम होना चाहिए। क्या बताया बच्चों? दो सेट्स का कार्डिनल सेम होना चाहिए, मतलब सेट A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट। कैसे पता लगा आपको इक्विवेलेंट है? कि A का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3, B के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, तो ये मैटर नहीं करता। काफ़ी बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर C और आ गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। जैसे मान लो एक सेट A है हमारे पास 1 2 3, ठीक है, एक सेट B है हमारे पास A B B C, ठीक है। अब कहेंगे सर इनका कार्डिनल नंबर बताओ क्या है, क्या ये इक्विवेलेंट है? बिल्कुल इक्विवेलेंट है। कैसे बच्चों? कि ये 1 2 3 है, इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ है A B B C, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 ही है। रिपीटेशन मैटर नहीं करती है, रिपीटेशन डजेंट मैटर। इट मीन्स कि दोनों का n ऑफ a, बोथ द n ऑफ a आर सेम, सो बोथ दी सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। इज दैट क्लियर? तो इक्विवेलेंट सेट का ये मतलब होता है कि जिनके कार्डिनल नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। तो बच्चों ये हमारे पास 7 डेफिनेशन थी। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सेट्स इन आवर सिलेबस। तो ये अगर 7 आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इजी हो जाएंगे आपको करने के लिए। आप कोई भी रेफरेंस बुक ले के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बेटर होगा पहले आप NCERT की 1.1 एक्सरसाइज लिए और उसके कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको करवा देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आप बुक से कर लेना, ठीक है। तो जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म के बारे में, तो उसके 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपने क्या कन्वर्ट करना है, इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सॉरी, आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी क्वेश्चन मेंशन गिवन है आप एक बार ये चेक कीजिए कि जो सेट बिल्डर फॉर्म आपको बनानी है उसका पैटर्न क्या है। अब जब मैं सेट ए बनाता हूँ, अब आपने इसका पैटर्न को आइडेंटिफाई करो 0 3 6 9 12। इट मीन्स आपको ये लग रहा है कि 3 की टेबल में आ रहा है, 3 की काउंटिंग है। इट मीन्स क्या लिख सकता हूँ, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, x इज इक्वल्स टू 3n। अब n की वैल्यू अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, n की वैल्यू 0 से, तो 0 रखो यहाँ पे 0, 1 रखो 3, 2 रखो 6, 3 रखो 9, 4 पुट करो 12, अप टू सोन चल रहा है, आगे तक चल रहा है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 0 पुट करने से। इट मीन्स n बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5। तो ये इसका पैटर्न ये है सेट बिल्डर फॉर्म का। यानी एक सिंपल सी स्टेटमेंट ये है कि आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो गिवन सेट हमारे पास ये फॉर्म गिवन है, रोस्टर फॉर्म गिवन है, इसका पैटर्न क्या है। जब तक पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो कन्वर्ट आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, सेकेंड पार्ट इसका, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। अब ये भी मुझे आइडेंटिफाई हो गया, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 6। इट मीन्स एक सेट बी बना रहा हूँ मैं इस सेकंड के लिए, x सच दैट x इज इक्वल टू, ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, बिल्कुल ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n। और n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा। देखो बच्चों, अगर आप यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1/2 बनेगा, वो हमारी लिस्ट में नहीं है। तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, 2 से। तो अगर आप यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो इट मीन्स n कहाँ से स्टार्ट है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू सॉरी, इट मीन्स कहाँ से स्टार्ट है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर हैं, सारे के सारे रियल नंबर या फिर रैशनल नंबर काउंट नहीं होंगे, क्योंकि फ्रैक्शन वाले भी आ जाते हैं तो वो सब काउंट नहीं होंगे। नेचुरल नंबर लिख सकते हो आप, होल नंबर भी लिख सकते हो आप, इंटीजर भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। आई थिंक सो आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले पैटर्न को समझना है, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज रीराइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों रोस्टर फॉर्म मतलब आपको पास ये वाली स्टेटमेंट मिलेगी आपको इस तरह की, आपको यहाँ ले जाना है इसको, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। अब यहाँ मैं देखिए 30 के कॉमन फैक्टर्स लिख लेता हूँ कि 30 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है, इसमें कर देता हूँ मैं। तो 30 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है, 30 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2। देखिए फैक्टर का मतलब होता है वो सारी वैल्यू जो 30 को डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो 1 2 3 5 6 10 15 और 30, और कोई रह तो नहीं गया, 1 2 3 4 नहीं आएगा, 5 6 9 नहीं होगा, 10, ओके डन। देन 30 एंड 45। तो 45 के फैक्टर क्या होंगे, 1 3 5 9, देन इसके बाद 15 और देन 45, ठीक है। तो आई थिंक सो अगर कोई रह गया हो तो आप उसको मेंशन कर लेना। तो ये हमारे पास 30 और 45 के फैक्टर्स हैं। अब इसकी में क्या बात कर रहा है, वो कॉमन फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं। तो बच्चों कॉमन कैसे फाइंड आउट होगा, 1 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है दोनों में, 5 कॉमन है दोनों में, 15 कॉमन है। तो ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जो 15 को भी डिवाइड करते हैं और 30 को भी डिवाइड करते हैं और 45 को भी डिवाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 1 13 15 और 1 3 5 और 15 सॉरी। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कवर हो गया, जिसमें क्या मेंशन किया हुआ था, कॉमन फैक्टर के बारे में बात कर रहा था। किस बारे में बात कर रहा था, कॉमन फैक्टर के बारे में। नाउ सेकंड वन इज x इज एन इंटीजर। बच्चों इंटीजर क्या होता है, देखिए ये आपको अच्छे से समझना होगा। इंटीजर जेड होते हैं, इट मीन्स जेड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वाले सारे आ जाते हैं।
0 1 2 अप टू सोन -1 -2 अप टू सोन, ठीक है। तो ये सब किस में कवर हो जाते हैं, हमारे इंटीजर्स में। -1/2 से 9/2। अब -1/2 कितना होता है, माइनस का 0.5, ठीक है, और 9/2 कितना होता है 4.5। अब -0.5 नंबर लाइन पे बनाओ, -0.5 बनेगा तो ये हमारे पास 0, तो यहाँ होता है -0.5। आगे की तरफ चलना है और 4.5 तक जाना है, तो इसके बीच में इंटीजर ढूंढने हैं। बच्चों इंटीजर्स में कभी भी पॉइंट वाले नंबर नहीं आते, ठीक है। तो इंटीजर में कौन कौन आएगा आपके पास, 0 1 2 3 4, ये वो वैल्यू है जो इनके बीच में आती हैं, ठीक है। 0.5 और 4.5 के बीच में जो वैल्यू आएंगी वो 0 से लेके कहाँ तक होंगी, 4 तक होंगी। इज इट क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन थे फर्स्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की कवर कर लेंगे। तो मैं सेकंड एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं फॉलो, जो हमने डेफिनेशंस की थी, नल सेट की है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो जितने भी हमने जो 7 डेफिनेशंस कवर की थी, इक्वल सेट की, एम्प्टी सेट की, तो वो सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। उस एक दो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ और इन्हीं एग्जाम्पल के साथ आप एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नल सेट। अब सबसे पहले जो हमारे पास ये मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर बच्चों की नज़र जाती है और बच्चे इसको क्या मान लेते हैं, नल सेट मान लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को क्या मान लेते हैं बच्चे, नल सेट। बच्चों नल सेट नहीं है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये हमारा कौन सा है, सिंगलटन सेट। कौन सा सेट है हमारा, सिंगलटन, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट मेंशन है, तो ये मेरा सिंगलटन सेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो बच्चों अब मेरे पास आता है फाइनाइट, ये सॉरी इसका बी पार्ट है। तो बी पार्ट में x² = 4 और x = 3। तो x² = 4 है तो मैं x को +-2 लिख सकता हूँ और यहाँ पे x कितना है 3। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, एक बार x की वैल्यू -2 आ रही है और 3 आ रही है, -2 और +2 आ रही है, और यहाँ पे कितनी आ रही है 3। यानी x की दो वैल्यू, x की जो बातें हैं, यहाँ देखिए बीच में एंड लिखा हुआ है, सॉरी ध्यान नहीं रहा लगाना, यहाँ बीच में एंड लगा हुआ है। तो एंड का मतलब होता है कॉमन पार्ट। क्या होता है एंड का मतलब, अभी आगे भी आएगा और डिटेल में समझाएंगे एंड का मतलब आगे जब हम वेन डायग्राम कवर करेंगे। तो एंड का मतलब होता है कॉमन पार्ट। अब दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, 3 और +-2। यहाँ पे आ जाएगा +-2, यहाँ पे है 3। तो इनका जो कॉमन पार्ट है वो कुछ भी नहीं है। क्या है, कुछ नहीं। अब एक बात आप याद रख लो, जब भी आपको ये लगे कि कुछ नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ नहीं, तो जब कुछ नहीं आए तो उसको क्या बोलते हैं, हम फाई बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं को हम क्या कहेंगे, फाई। यानी इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, कुछ नहीं है सर कॉमन, और कुछ नहीं है का मतलब क्या है, फिर फाई है। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास था थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया नल सेट के बारे में। ये दो क्वेश्चन थे, इसको तो हमारा सेकंड पार्ट है वो नल सेट आ जाएगा। नल सेट कह लो, फाई कह लो, एम्प्टी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या फ़र्क था, फाइनाइट जिनको हम काउंट कर सकते हैं और इनफाइनाइट क्या होंगे, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x² = 4। अक्सर बच्चे इसका रिजल्ट ये दे के आते हैं -2 और 2, लेकिन इस चीज़ को भूल जाते हैं कि x किस से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करने का मतलब है -2 नहीं आएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा 2। और ये कौन सा सेट होगा, सिंगलटन सेट। और एवरी सिंगलटन सेट इज़ ए फाइनाइट सेट, ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। क्या होते हैं फाइनाइट सेट, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो वही सिंगलटन में एक हो जाएगा, तो ये हम काउंट कर सकते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये फाइनाइट सेट बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x 1 और 2। एंड लगा हुआ है, एंड मतलब क्या होगा, कॉमन होगा। तो कॉमन का मतलब यहाँ से वैल्यू आएगी 1 और 2। तो x - 1 = 0, x - 2 = 0। दो रिजल्ट मिलेंगे 1 और 2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज x सच दैट x बिलोंग्स टू z। z मतलब क्या होता है, इंटीजर। x > 0। 0 से बड़े इंटीजर कितने होते हैं, तो इंटीजर के लिए आपको इसको चेक करने के लिए पता लगाना होगा कि 0 से बड़े इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सोन। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 1 2 3 4 अप टू सोन, ठीक है। तो ये कितने होंगे हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे। तो जब भी ये रिजल्ट आएगा इस तरह का, तो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो बच्चों ये दो एक्सरसाइज हैं आपकी 1.1 1.2, वो आप बिल्कुल आसान है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ये डेफिनेशंस अच्छे से कवर हैं
तो वो आप कर सकते हैं। ये कवर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी, वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं, फिर आप अच्छे से कवर कर लेना इनको। और कोई भी डाउट आता है आपको किसी भी तरह का तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 एक्सरसाइज आप कवर कर लेना। थैंक यू।